you, Kublai, Mithila, and Jai Hind. आदरणीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय स्पीकर एवं सीपीए इंडिया जोन 3 के चेयरमैन माननीय श्री पसांग सोना जी, मेघालय विधानसभा के माननीय स्पीकर श्री थॉमस संगमा जी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के माननीय स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकरगण, मेघालय सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, इस रीजन की विधानसभाओं के माननीय सदस्य एवं अधिकारीगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है कि सीपीए इंडिया जोन की तीसरी यहां पर यह 20वीं कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस को बहुत ग्रेसियसली होस्ट करने के लिए मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब को बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां की सरकार और अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और ये इतना सुंदर प्रदेश है कि हम सबका यहां रुकना बहुत ही आनंद से भरपूर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहां खड़ा हूं तो देश के हमारे पूर्व स्पीकर और सिर्फ मेघालय के या मेघालय की राजनीति के बड़े दिग्गज नहीं, देश की राजनीति के दिग्गज पीएस संगमा साहब की याद आ रही है। इस सीपीए या कॉमनवेल्थ चैप्टर को हिंदुस्तान में और इस रीजन में बढ़ाने में उनका उल्लेखनीय योगदान तो रहा ही, पर सदन के संचालन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने बहुत एक नया तौर तरीका जो हम सब के लिए अपनाया, देखा, आज भी प्रेरक है। मेघालय दरअसल हिंदी में 2 शब्दों से बना है, मेघ और आलय, यानी इट मीन्स द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। गुवाहाटी से शिलोंग तक की यात्रा और बगल में उमियम झील को देखना, सचमुच इसके प्राकृतिक सौंदर्य को जानना और मनोहर पूर्ण दृश्यों को देखना इस राज्य में आने से पहले ही एहसास कराती है कितना सुंदर राज्य है, प्रकृति ने कितना बेहतर बनाया है। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, उनका विजन और जिस तरीके से अनेक योजनाएं केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। मैं दशकों से, डिकेड से मैं नॉर्थ ईस्ट आता रहा हूं, पर पिछले 14 के बाद जो बड़े चेंजेस हमें इस इलाके में देखने को मिलते हैं वो बड़े रिमार्केबल है। और अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से सुना भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बाहर में नई असेंबली कैसे यहां बन रही, और अनेक अर्बनाइजेशन के इस कदर सुंदर ढंग से प्लान बन रहे हैं कि जिन हिली एरियाज में आप जाएंगे, बड़े शहरों में अर्बनाइजेशन का संकट एक अलग तौर से दिखाई देता है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यहां जिस तरह की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सड़कों के निर्माण और अर्बन प्लानिंग की चीजें हो रही हैं, वो निश्चित रूप से देश में नहीं, दुनिया में जो हिली रीजन्स के बड़े शहर हैं, जहां बहुत अधिक टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल होगा। द इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी टू शिलोंग बाय रोड वाज अनइमेजिनेबल बिफोर। मैं पहले आया हूं माननीय स्पीकर साहब, लगभग जर्नलिस्ट के तौर पर 15-20 वर्ष पहले गुवाहाटी से यहां आना बहुत अधिक समय लगता था। आज यह यात्रा बहुत सुगम हुई है, कुछ दिनों में और बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं सीपीए की नॉर्थ ईस्ट रीजन के कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट श्री पसांग सोना जी एंड एवरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न जोन who have taken initiative in keeping CPA Zone 3 among the most active regions in the Commonwealth Parliament India chapter. Consistently engaging in a constructive dialogue on various subjects
is the basis of strengthening democratic values and setting the path of progress ahead. हर सम्मेलन में रिमार्केबल चीज मैं आपको जो मैंने समझा है बताऊं कि हर स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स ने बड़े बहुमूल्य सुझाव और योगदान दिए, हर स्पीकर ने दिया है। इनका असर होता है कि पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के दौरान एजेंडा सेट करने में रास्ता बहुत क्लियर होता है। इट रिफ्लेक्ट्स our commitment to finding collective solutions to the complex challenges faced by our people, both on local and national scale. It is not just the presiding officers, even the Honorable Chief Ministers have played an important role in keeping the conversation vibrant and meaningful. In many of my visits here, the Honorable Chief Ministers have dedicated their valuable time to be a part of the broader conversation as well. 2022 में ईटानगर में हुई कॉन्फ्रेंस में हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन की चुनौतियों और इंडिजिनियस पॉलिसीज को प्रमोट करने के विषयों पर चर्चा की। अर्ली दिस ईयर इन फरवरी एट गैंगटॉक कॉन्फ्रेंस वी डिस्कस्ड सिटीजन्स एंगेजमेंट अलोंगसाइड चैलेंजेस फॉर यूथ सच एज ड्रग्स अब्यूज एंड साइबर बुलिंग। और यहां जिन दो विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सारे विषय आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक, उन पे हम डिबेट करते हैं। आई कमेंड द ऑर्गेनाइजर्स दैट दीज टू टॉपिक्स हियर व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड, नेचुरल डिजास्टर्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी टू मेनलैंड इंडिया हैव बीन चोजन फॉर डिस्कशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। दे आर ऑफ utmost importance. While these appear as two different subjects, they are bound by a common question that looms large for India as well as the entire world. It is about the emphasis on economic growth and balancing it with protecting the biodiversity of the region. An unchecked and unregulated investment in exploiting the resources naturally has a negative impact through increased intensity of flood erosion and landslides. Among other such disasters, in many ways, sustainable development is the underlying theme. North-eastern region देश के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 8% है, लेकिन भारत के फॉरेस्ट कवर का लगभग 1/4, 25%, 20 to 25%. The country benefits from its rich biodiversity. देश को ऑक्सीजन का अगर कहें हार्ट तो ये इलाका है हमारा. While we call floods, landslides and cyclones as natural disaster, by now that there is a sizable component of man-made activities that have led to some of these unforeseen weather changes. These disasters not only cause physical damage but also deeply impact the social fabric and economic stability of communities. Furthermore, the rich biodiversity of the northeast region with its unique and endemic flora and fauna suffers significant harm. हम इस मानसून में नेचुरल डिजास्टर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। यही समय है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के मुद्दे को आगे की चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए एक फ्रेश आउटलुक तय करें। I would like to mention, during the meeting with state ministers related to disaster management last month, Honorable Home Minister emphasized zero loss of life during natural disasters. Embracing the Honorable Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction can significantly enhance our nation's resilience and preparedness in the face of disasters. पूरे देश के स्तर पे डिजास्टर मैनेजमेंट में 2014 के बाद रिमार्केबल स्ट्रेटजी बनी है विथ विजन. Empowering local communities with knowledge, resources and early warning systems is also crucial for their safety and resilience during difficult times. Though these efforts, we can better protect our people, infrastructure and natural resources. And ravages of disasters, further the impact of climate change and natural disasters are even among the northeastern states as well, which calls for greater focus on state action plans. It is important to note that planning for disaster management is no more an isolated policy, but has to feature in the broader plans to tackle climate change in every state. While we have the concept of state action plans on climate change, these plans need to be regularly revisited to account for the latest scientific evidence. और आपने सुना कैसे साइंटिफिक और नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ इसरो वगैरह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है और वो आकार ले रही हैं.
While the increasing frequency of natural disasters, it is imperative to plan the financing of climate action plans as well. मुझे यकीन है अगले 2 दिनों में इन विषयों पर गहराई से चर्चा होगी. I am hopeful that the ideas shared by members here will spark further conversation among respective state governments as well. Meghalaya, an entire northeast region, hold immense cultural, geographical and historical significance. While India has experienced impressive economic growth in recent decades, I would like to mention, under Honorable Prime Minister Narendra Modi, there is an increased focus on making northeastern states an integral part of India's development policy. और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से उल्लेख किया मेघालय के संदर्भ में. The government's main focus has been on expanding and upgrading road networks, facilitating a smooth movement of goods and people. As of December 2022, 4,121 kilometers of road projects have been completed, and another 7,545 kilometers are in progress, positioning the Northeast as a vital gateway to Southeast Asia. Additionally, railway and air travel in the region have undergone substantial modernization. एक्ट इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने जितना एम्फेसिस यहां दिया है वो रिमार्केबल है और आने वाले दिनों में और अभी उसके परिणाम दिख रहे हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, प्रायोरिटाइज इनहेंसिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी, मेकिंग एयर ट्रेवल मोर एफोर्डेबल. Currently, 17 airports are operational in this region, a significant increase from just 9 in 2014, almost double. Railway. A few years back, rail connectivity to the hilly terrain of northeast region was unthinkable. On the railways front, I am glad that alongside the focus on better investment in improving connectivity, the northeastern region finds a special mention. The railways in the last 9 years have spent over 50,000 crore in the region. The railways in the last 9 years have spent over 50,000 crore in the region on laying new railway lines and building bridges, tunnels, etc., and has sanctioned new projects worth nearly 80,000 crores. This focus on capital expenditure has ensured that the capital connectivity project that aims to connect all northeast state capitals is reality now. Early this year, the Ministry of Tourism also launched the Bharat Gaurav train to promote tourism on wheels in this region. These infrastructure initiatives extend far beyond physical connectivity. They foster greater economic integration by bridging gap between regions and states, providing businesses access to larger markets and new trade opportunities. This boosts commercial activity, attracts investment and catalyzes the growth of ancillary industry and services, creating job opportunities and improving livelihoods. There is no doubt that greater decentralization and better planning at the state level are key to addressing the diverse challenges each state faces. For economic growth to sustain, we must ensure that there is sustained dialogue among stakeholders to maintain peace in all regions. Economic growth can only prosper in times of peace and certainty. This can only be ensured through political dialogues like these and better engagement with the citizens. मैं प्लेनरी सेशन में पार्टिसिपेट करने और ऑनरेबल मेंबर्स के विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं. इस वाइब्रेंट रीजन की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कलेक्टिवली वायबल सॉल्यूशंस हम सब मिलकर ढूंढेंगे, ये हमारा विश्वास है. एज वी एम्बार्क ऑन आवर जर्नी towards global leadership during our G20 presidency, we are committed to leaving no region untouched. Our vision for progress includes every corner of our beloved country, including the Northeast region, to build a stronger and more vibrant India. आप सुनते होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस अमृत काल में आने वाले 25 वर्षों का हमारा सपना क्या है. निश्चित रूप से यह रीजन 25 वर्षों में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मॉडल बनेगा. मेरा विश्वास है हम सब मिलकर इस मौजूदा परिस्थिति में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग से जो विमर्श से चीजें निकलती हैं उनको आगे ले जा सकते हैं.
मेरा विश्वास है ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतर तरीके से होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए बड़े सकारात्मक सुझाव मिलेंगे। मैं आयोजकों का पुनः धन्यवाद उन्हें धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।